हमारे साथ आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में हम बात करने वाले हैं इक्विजिको का मैनेजमेंट से। और कंपनी 10 जून को अपना आईपीओ ला रही है। आईपीओ के ज़रिए 740 करोड़ रुपए जुटाने की इनकी योजना है। आईपीओ के ज़रिए कैसे जो जुटाए गए पैसे हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा, आगे ग्रोथ को लेकर इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, इन तमाम मुद्दों पर कंपनी के एमडी और चेयरमैन आलोक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही ग्रुप सीईओ रजनीश कुमार भी। ओके, चलिए तो यहाँ पर स्वागत है आप दोनों का ही हमारी इस खास पेशकश में। और पहला सवाल, आईपीओ आप ला रहे हैं करंट मार्केट कंडीशन में, तो कैसे आप इस मौके को देख रहे हैं? बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का? और B2B एलिमेंट पर फोकस है क्योंकि ज़्यादा, तो इस मॉडल के बारे में बताइएगा कि कैसे आप इसको आगे और बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इक्सिको को समझे तो हमने 2007 में अपनी जर्नी चालू करी, तो अभी कुछ दिनों पहले 17 साल हुए हैं इक्सिको लॉन्च हुए। इक्सिको ने मार्केट में बहुत यूनिक तरीके से अपनी प्रेजेंस बनाई है, क्योंकि 3 चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग हैं हमारी स्टोरी में। पहली चीज़ यह है कि इक्सिको एक ऐसी कंपनी है जिसने जो भी चीज़ें लॉन्च करी वो कस्टमर के पेन पॉइंट सॉल्व करने का फोकस बनाया, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने का फोकस बनाया, ना कि टिकट्स बेचने का। टिकट बेचना हमने बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद चालू किया। मतलब हमने कोविड के जस्ट पहले वी बिकेम एन ओटीए, उसके पहले तक वी वर अ यूटिलिटी ऐप ऑन ट्रेन्स, हम फ्लाइट में मेटा सर्च थे। लेकिन हमारा जो कोर था वो यही था कि हमें कस्टमर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं प्लानिंग में, बुकिंग में, मैनेजिंग ऑफ ट्रिप्स में, वो सब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले 10 साल जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए बिना कोई टिकट बेचे, हमने वी बिकेम द मोस्ट डाउनलोडेड ट्रैवल ऐप इन इंडिया। एंड हमने उसके बाद ट्रेन टिकटिंग में कदम रखा, जिसमें कि आज हम नंबर 1 ओटीए बन चुके हैं। उसके बाद हम बस टिकटिंग में गए, जहाँ पे अभी बस के साथ हम वहाँ पे भी नंबर 2 ओटीए हैं मार्केट में। हमने कंफर्म टिकट एक्वायर करी, जो कि एक ट्रेन टिकटिंग ऐप है, और अभी साथ मिलके दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, इक्सिको ट्रेन्स और कंफर्म टिकट। और फ्लाइट्स में भी अगर आप देखें पिछले 2 साल में, अगर 9 मंथ्स टू 9 मंथ कंपैरिजन करिए, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्लाइट ओटीए हैं अभी इंडिया में। रजनीश, आपके पास मैं आना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा ये समझना कि आईपीओ की रकम का इस्तेमाल आप आखिर कैसे करने वाले हैं, क्या योजना है इसको लेकर? तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा विजन है वो ये है कि हम दुनिया के सबसे कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनाना चाहते हैं। और वो बनाने के लिए क्योंकि हमारा मानना है कि लॉन्ग टर्म में कोई भी कंपनी अगर अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहती है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती है, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। और बहुत अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बनाने के लिए जो ऑब्सेशन चाहिए वो हमने बिल्ड करी है लास्ट 2 दशक में अपनी टीम के अंदर। और उसको बिल्ड करने के लिए जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम लोगों को थ्रो नहीं करते हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हमारे बिल्कुल कोर में है हमारे स्ट्रैटेजी के, और इसीलिए जो टेक्नोलॉजी साइड है वहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहा है पास्ट में भी। और वही रीज़न है कि हम आईपीओ प्रोसीड्स में भी एक पार्ट है जो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा रीज़न ये भी है कि जैसे आलोक बता रहे थे कि हमारी ग्रोथ जो है वो बेजोड़ है अभी, और उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एंड वो एक दूसरा रीज़न है जहाँ पे हमारे आईपीओ प्रोसीड्स को हम यूज़ करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। आलोक, ये हमें बताएं कि ओवरऑल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। गाइडेंस को लेकर आप किस तरह के आंकड़े FY25 में पेश करना चाहेंगे? रेवेन्यू ग्रोथ और पोटेंशियल्स जो कि हमने अभी जाने हैं, इसके दम पर क्या एस्टिमेट्स आप देना चाहेंगे? तो अगर आप देखें हमारे देश में जो हो रहा है कि रेलवे को अगर लें, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में 2.5 लाख करोड़ के आसपास पर एनम हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जस्ट टू इम्प्रूव रेलवे इन द कंट्री। सिमिलर स्पेंड्स हम कर रहे हैं बस साइड पे, जहाँ पे आप देखिए कि रोड्स इंप्रूव हो रही हैं,
उससे बसेस और मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन सिटीज़ बढ़ रहा है। और वहाँ पे इन दोनों अंडरलाइंग ट्रेंड्स के ऊपर जो रेल और बस साइड पे हमारी ग्रोथ स्टोरी है वो राइड करती है। अगर आप फ्लाइट्स की बात करें तो आप ये देखिए कि पिछले 100 जो नए एयरपोर्ट खुले हैं वो कहाँ पे खुले हैं। ज़्यादातर टीयर 2-3 टाउन या कहेंगे छोटे शहरों में। आप दरभंगा ले लें, झारसुगुड़ा ले लें, अयोध्या ले लें, ये सब छोटे शहर थे। इनमें ट्रेन और बस के अलावा कोई रास्ता नहीं था पहुंचने का। आज वहाँ पे एयरपोर्ट हैं और कई उड़ानें हैं डेली। और ये जो चेंज और बदलाव आ रहा है हमारे देश में, इसमें आप देखिए कि इक्सिगो जिस तरह से हम अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, जो कि हम सिर्फ टॉप 8 मेट्रोज के बिजनेस नहीं है। हमारे पास कस्टमर्स 2400 से ज़्यादा शहरों से आ रहे हैं। हमारे 94% कस्टमर्स जो बुकिंग बना रहे हैं उसमें एक लेग टीयर 2 या 3 सिटी में है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ चर्चा को समाप्त यहीं करते हैं। आप दोनों को आईपीओ के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद, जुड़े हमारे साथ, तमाम सवालों के जवाब दिए। आस्था, मैनेजमेंट की बातचीत आपने सुनी है, बताइए आपके रेडार पर यह आईपीओ है और आप क्या सलाह देंगी हमारे दर्शकों को? कविता, देखा जाए तो देखिए, है तो ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी प्लेटफॉर्म और काफी बजिंग भी है। लेकिन जिस तरह से प्राइस बैंड, क्योंकि आज सवेरे मॉर्निंग में ही ये डिक्लेयर होके आया है, तो हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको डिटेल स्टडी करने में। सो डेफिनेटली डिटेल में मैं बातचीत करूंगी इसमें लेटर ऑन। लेकिन हाल फिलहाल में जिस हिसाब से फाइनेंशियल्स यहाँ पे पोजीशन दिख रही है, क्योंकि अभी इन्होंने 2023 में यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना चालू किया है, तो ये ठीक लगता है आईपीओ। लेकिन डिटेल स्टडी अभी ये करना बाकी है, तो उसके बाद ही हम इस पे हमारी राय रख पाएंगे। तो यहाँ पर ये सलाह आती हुई आईपीओ को लेकर, और क्योंकि सुबह से ही हम लगातार एफएमसीजी क्षेत्र को फोकस में लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी भी आती हुई दिखाई दे रही। डिफेंसिव थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर में आए हैं। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन तो काफ़ी रीजनेबल आपको प्राइसेस लग रहे होंगे। आपकी कोई पिक डिफेंसिव में से? सिर्फ की बात करें, स्पेशली एफएमसीजी सेक्टर की, तो यहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े से एक्सटेंडेड है, क्योंकि आज जिस तरह की रैली बनी है तो वैल्यूएशंस अभी भी एक्सटेंडेड है। लेकिन ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि अभी तक अंडर परफॉर्मर रहा है। तो डेफिनेटली जिस तरह का कल हमें एक सरकार का एक मैंडेट आ रहा है, जो कि एक मिलीजुली सरकार बनेगी, तो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर फोकस में रहेगा। और अभी भी ये काउंटर्स अच्छे लगते हैं। इसमें से कुछ काउंटर जिसमें गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हमारा प्रेफरेंस चॉइस रहेगा। आज भी ये काफी ज्यादा तेज है, बट हमारे हिसाब से इसमें थोड़ी और गिरावट आती है तो बढ़िया खरीदारी के मौके होंगे। एचयूएल की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है कि आने वाले जो नतीजे हैं, आज से 1-1.5 महीने में अब नतीजे जो आएंगे पहली तिमाही के, जून क्वार्टर के, तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ कैसी है वो एक देखना जरूर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये काउंटर्स अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। गोदरेज कंज्यूमर पहली चॉइस रहेगा। इनिशियल टारगेट 1500 से 1530, फॉलोड बाय एचयूएल। इसमें टारगेट रखा जा सकता है 2700 से 2720 का। चलिए, तो यहाँ पर आपकी ये चॉइस है। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ऑटो एंसिलरीज में अगर आप फिलहाल कहीं पर बाइंग इनिशिएट करने की सलाह दर्शकों को दे सके मीडियम टर्म के लिहाज से। आस्था? बिल्कुल, अगर ऑटो एंसिलरी की बात करें तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो मुझे लग रहा है बढ़िया परफॉर्म करेगा। दिग्गज ऑटो कंपनी एंसिलरी की भी हमें यहाँ पे काफी अच्छी लग रही है कि ग्रोथ रहेगी। लेकिन दिग्गज कंपनी हीरो हमारा प्रेफरेंस रहेगा ऑटोमोबाइल क्षेत्र से। पहले टारगेट्स बताना चाहूंगी 5800 से 5850। अब अगर हम ऑटो एंसिलरी क्षेत्र की कंपनियों की बात करें तो वहां पे भी बढ़िया तेजी हमें होती भी नजर आएगी। तो उसी क्षेत्र से एक कंपनी है आस्क ऑटोमोटिव। आस्क ऑटोमोटिव की बात करें तो ये इनिशियली ये आईपीओ अभी कुछ समय पहले ही आया था और बढ़िया इनका काम है, अपने क्षेत्र में ये लीडर्स हैं। तो आस्क ऑटोमोटिव हमको बहुत पसंद आता है करंट लेवल पे। यहाँ पे एक नजर बनाई जा सकती है। इनिशियल टारगेट इसमें जो देखने को मिलेगा वो 330 से 340 का रहेगा। ऑलराइट, चलिए, आस्क ऑटो यहाँ पर ऑटो एंसिलरी में आपका एक पिक, जहाँ पर उम्दा ग्रोथ की उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, इसी के साथ समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आपने हमेशा की तरह।